हेलो, आवाज़ आ रही? बस अभी गया था। स्टार्ट मीटिंग एक पहले हो गई थी, उसमें 3 फंक्शंस 3 प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे। अब दोबारा मीटिंग हुई स्टार्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है सही है। और आवाज़ भी ठीक है तो ठीक। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट तक कर लिया था। स्विच स्टेटमेंट में हमने देख लिया था कि हमने किस तरह से कंडीशन रखनी है और क्या क्या आउटपुट आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में किसी को कन्फ्यूजन है? पिछली बार पूछा नहीं था। अभी इसमें कोई कन्फ्यूजन है अगर किसी को? तो नहीं है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो फंक्शन है आउटपुट फाइंडिंग वाला। अब फोर्थ फंक्शन क्या है, इसमें हम हमारे पास लूप्स यूज हुए हैं। ठीक है, और लूप्स हमारा सिर्फ क्या? वेट अच्छा, तो अब पहले कर दोबारा रहे हैं बताएं। क्या हुआ है? पहले दोबारा बता दें। बता देते हैं जब। ठीक है, दोबारा बता देते हैं। अच्छा, हमारे पास फंक्शन ये, हमने इसका आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम आया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आ जाता है तो हमने इसका आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें स्विच स्टेटमेंट सबसे पहले होती क्या है हमारे पास? अगर डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट केसेस हैं फॉर एग्जांपल, और हम चेक करने हैं कि कौन सा केस ट्रू होगा, कौन सा केस फॉल्स होता है, तो उसके लिए सबसे बेटर एग्जांपल यही है कि हम ग्रेड्स वाली एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें एग्जांपल सबसे पहले हमने आउटपुट फाइंड करना है, तो उसमें देखना होता है कि हमने लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि करेक्टर एक डिक्लेयर हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है ग्रेड, वेरिएबल का नाम ग्रेड है, और उसमें स्टोर जो वैल्यू हुई है वो हुई भी है ए, कैपिटल ए उसमें स्टोर हुआ है। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट्स के साथ स्विच स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम जो पास कर रहे हैं वेरिएबल, जो हम चेक करना है वेरिएबल, वो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया ग्रेड है। ठीक है, मतलब हम इस ग्रेड में जो जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हमने चेक करनी है, और उसके साथ जो उसके जो केस होगा उसकी जो कंडीशन होगी वो उसको रन कर देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैं बता देता हूँ स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है, और इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इस स्विच स्टेटमेंट में जो ग्रेड होता है या फिर जो भी इधर वेरिएबल यूज़ होता है, लिखा होता है, वो चेक करते हैं, उसकी कंडीशन चेक करते हैं। इसमें जो जो स्टोर होगा ना, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये केस बी, केस सी, यहाँ पर हमारे पास वो आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले, हमारे पास पहला केस है। पहले केस में हमारे पास कंडीशन है कि अगर जो ग्रेड है, ग्रेड में ए है, ठीक है, तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला प्रोग्राम, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर तो केस में केस जो दूसरा आ रहा है उसमें हमारे पास है कि अगर ग्रेड में बी है, ठीक है, अगर, तो फिर उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो केस चल रहा है, तीसरा केस में हमारे पास सी आ रहा है, चौथे में डी आ रहा है, उनकी अलग अलग अपनी अपनी बॉडीज हैं। ठीक है, एक लास्ट में हमारे पास जो अलग आ रहा है वो सेपरेट सी चीज़ आ रही है, तो बाकी सबसे अलग है वो है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अब ना ही हमने इसको कोई आगे इसको इस तरह का कोई ग्रेड दिया, ना कोई लेटर दिया, कुछ भी करेक्टर नहीं दिया। अब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता क्या है? डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर कोई अभी तो फिलहाल हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे ना, हम प्रोग्रामिंग में ये भी करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे सी एन के थ्रू। तो उस तरह के जो हमारे पास होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम रन करवाते हैं। तो हमें आइडिया ये नहीं होता कि हम प्रोग्राम लिखते वक्त हमें ये नहीं आइडिया नहीं होता कि हम यूज़र हमारा क्या इनपुट करेगा। वो ये भी कोई ऐसा ग्रेड भी इनपुट कर सकते हैं जो वैलिड ग्रेड है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एफ तक हमारे आके ग्रेड ख़त्म हो जाती है। वो इसके बाद अगर कोई पुट कर देता है लेटर, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी एल एम एन कुछ भी पुट कर देते हैं, तो उस पे क्या होगा? फिर उस पे तो हमारा कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। उस एरर हम चाहते हैं कि जनरेट ना हो। हम एक चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रख लेते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, अब होती क्या है कि अगर ये ऊपर जो केसेस हैं 5-6 जो 4-5 केसेस हैं, इनमें से कोई भी हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, कोई भी केस रन मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता ना, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, कोई भी केस हमारे पास नहीं है जो ग्रेड में पास हुआ है। ठीक है, ना जो ग्रेड में वैल्यू है, ना वो ए की इक्वल है, ना वो बी की इक्वल है, ना सी की इक्वल है, ना डी की इक्वल है, ना एफ की इक्वल है। फिर क्या होगा? फिर हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये अपनी उसके अंदर जो सी आउट वैल्यू उसकी बॉडी में हुई भी है वो उसको आउटपुट करवा देगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली जो है वो ये है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट सबके साथ यूज़ हुई भी है। ठीक है, अब ये ब्रेक स्टेटमेंट करती क्या है?
अब ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला केस चल गया ना, ठीक है, तो ये वाला केस चला है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है कि यहीं से स्विच स्टेटमेंट को खत्म कर दे, ठीक है, तो यहीं से पूरी स्विच स्टेटमेंट को रोक दे। फॉर एग्जांपल हम हमारे पास ये वाला केस चलता है, ठीक है, ये ट्रू नहीं होता, ये वाला केस हमारे पास ट्रू नहीं होता, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है, ये यहीं से हमारा नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। ये भी ट्रू नहीं होता, इसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, नेक्स्ट पे आ जाता है। मगर हमारे पास ये वाला आके सी वाला ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला ट्रू हो गया। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, मतलब इसको नहीं यूज कर रहे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम नहीं यूज करते, तो ये होगा कि हमारे के बाद वाला भी कोड चलेगा। मगर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक केस ट्रू हो गया है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है, तो यहीं से बस हमारा जो प्रोग्राम है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं ये ब्रेक स्टेटमेंट का, कि मतलब हमारा बस एक केस ट्रू हो गया, अब ये वाला केस रन हो रहा है, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, तो बस यहाँ से ही स्विच स्टेटमेंट को खत्म कर दो, बाहर बाकी का प्रोग्राम जो रहता है उसको एग्जीक्यूट करवाओ, और काम यहीं से स्विच स्टेटमेंट का खत्म हो जाना चाहिए। अब हमारा आउटपुट फाइंड करने वाला है। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा भाई कि हमारे पास ग्रेड की वैल्यू ए है और नीचे कंडीशंस दी हुई है, अब इसमें से बता दो कि कौन सा क्या आउटपुट आए। तो हम केसेस देख लेते हैं। केस हमारे पास केस ए है, तो ए में ही हम देख लेते हैं कि हमारे पास केस ए में हमारे पास उसकी ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, बाकी ये वाली बॉडी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो केस ए है हमारा, तो ए में आ रहा है सी आउट एक्सीलेंट, तो हम इसको रन करवाएं, अगर एग्जीक्यूट तो हमारे पास एक्सीलेंट लिखा हुआ आना चाहिए, तो और एक्सीलेंट ही लिखा हुआ आएगा। अगर आपके पास इस तरह का प्रोग्राम आ जाता है और वो पूछते हैं कि अगर यहाँ पर उन्होंने बी ग्रेड दिया हुआ है, सी ग्रेड दिया हुआ है, तो फिर आपका आउटपुट जो क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ग्रेड में पास किया हुआ है ए या बी पास किया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ स्क्रीन पर वेरी गुड वो आउटपुट आएगा। तो आपने सिर्फ वेरी गुड लिखकर सेव कर देना, ये आपका पूरा 3 नंबर का आंसर है, ठीक है। आउटपुट फाइंड करने वालों का आंसर यही होता है, ठीक है। इस तरह के इतने छोटे छोटे आंसर आते हैं आउटपुट फाइंड करने वाले। अब सही है, आप समझ आ गई? मुबशिर इसका साइज बड़ा कर दे जरा, साइज और इंक्रीज किया तो मैं बार बार ऊपर नीचे ही होता रहेगा। मुझे देख लें 16 तक सही रहेगा। हाँ बस बहुत है इतना। अब सही है, बाकी आप खुद थोड़ा एडजस्ट करें, बाकी हमें भी थोड़ा अब इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला समझ आ गया स्विच स्टेटमेंट को? एनी क्वेश्चन गाइस, साथ अगर आप पूछना तो सही, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है अब वो है फॉर लूप्स पे आ गए हम, ठीक है। अब लूप्स हमारे पास, सबसे पहले लूप्स देख लेते हैं, लूप्स हैं क्या, लूप्स करते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है और एक होता है डू वाइल लूप, ठीक है। अब ये देख लें, ये मैंने लिखे हैं तो फॉरन के प्रू हो गया, मतलब ये प्री रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं हमारे पास, इनका प्रॉपर फंक्शन है जो कि यूज़ होते हैं जिनके लिए। तो इनसे अच्छा, इधर से एक और बात आ गई कि हम कभी भी डिक्लेयर करते वक्त ना इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम उसका नाम फॉर नहीं रख सकते, ठीक है। हम उसका नाम फॉर रखेंगे तो हमें एरर आएगा। वाइल नहीं रख सकते, डू वाइल नहीं रख सकते, इस तरह के जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल ये रिटर्न है, ये नहीं रख सकते, ये कंटिन्यू, ये नहीं रख सकते, क्योंकि ये सब हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ये चीज़ें, ये वाली जो वर्ड्स होते हैं ये लिख नहीं सकते। अच्छा, फॉर लूप्स पे आते हैं। अब लूप्स हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट या कंडीशन चीज़ें होती हैं, हमारे पास फंक्शन है एक तरह का C++ में, जो कि रिपीटिशन करवाता है किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क की। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमने एक स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है 1000 बार वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1000 बार प्रिंट करवाना है। तो वो क्या हम मैनुअली सी आउट वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फिर सी आउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इस तरह से लिखते रहेंगे? नहीं, उधर हमारे पास हेल्प करेगा हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप, ये हमारे पास हेल्प करते हैं वहाँ पर। अब फॉर लूप्स में हमारे पास 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन जो कंडीशन होती है।
इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि मतलब जिसमें हम सबसे पहले वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर लूप है, अब ये वाला हमारे पास सामने लूप लिखा हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंट इनिशियलाइज कर रहे हैं आई को, और आई को वैल्यू दे रहे हैं 1, ठीक है, ये हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें टर्मिनेशन कंडीशन, जो टर्मिनेशन कंडीशन होती है, मतलब जिस स्टेटमेंट तक जिस कंडीशन तक हमारा आ गया है, जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई थी सबसे पहले, वो हमारी इस कंडीशन, इस नंबर पर आके या फिर इस जगह पर आके बस खत्म हो जाए, ठीक है, रुक जाए, फॉर लूप को रोक दे, ये हमारे पास टर्मिनेट कर दे उसको, तो ये टर्मिनेशन कंडीशन होती है। तीसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो इंक्रीमेंट कंडीशन होती है, ठीक है, कि हमने उसको बताना भी है कि ये जो हमने इनिशियलाइज करवाया है, इसको हमने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, किस तरह से हमने फॉर लूप को यूज करना है। अगर हम ये नहीं बताएंगे, ठीक है, तो हमारा लूप वो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टाइम रन होता रहेगा और रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। इसका एमसीक्यूज भी आप लोगों को आ सकता है कि कौन सी 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी होती है, टर्मिनेशन कंडीशन बतानी होती है, और इंक्रीमेंट कंडीशन बतानी होती है, क्या इंक्रीमेंट लगा सकते, करना क्या है, इंक्रीमेंट क्या करना है, ठीक है। अब ये वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप तीनों में होती हैं। अब फॉर लूप को लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, आपने एक फॉर लूप लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स में ये 3 चीज़ें इकट्ठी एक साथ लिख दी, ठीक है, दोनों सारों को सेमीकोलन के साथ सेपरेट भी कर दिया। वाइल लूप लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ठीक है। वाइल लूप हम क्या इस तरह से लिखते हैं कि हम पहले इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब वाइल के यहाँ पर हमारे पास आएगी, मैं वैसे रफ सा बता रहा हूँ इसको। वाइल को एग्जीक्यूट करने का ये होता है कि हमारे पास पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, वाइल की बॉडी से पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, बॉडी में हम इसकी जो इस यहाँ पर हम इसको बता देते हैं इसकी टर्मिनेशन कंडीशन। वाइल का मतलब क्या है, जब तक, ठीक है, वाइल का मतलब है जब तक, तो जब तक ये काम नहीं हुआ, मतलब हमारा जो आई है जब तक है वो <5, ठीक है, तब तक इसकी बॉडी में जो जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट करते रहो। और इसकी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, वो इंक्रीमेंट हम ऑपरेटर हम इसकी बॉडी में लिखते होते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले फॉर लूप का तो ये देख लें, इसी तरह आता है ना, इंटीजर इसका वाइल लूप का इस तरह आता है। अब वाइल अगर समझ आ जाए ना, तो डू वाइल भी समझ आ जाएगा। अब डू वाइल में क्या होता है, डू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, डू दिस, वाइल यहाँ पे आ जाता है, और हमारी कंडीशन भी यहाँ पर आ जाती है, वाइल आई इज <5, ठीक है। अब डू वाइल और वाइल लूप में फर्क क्या है, अब डू वाइल और वाइल लूप में फर्क यह है कि डू वाइल एक बार चलते ही चलता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी ऐसी कंडीशन है कोई एक, जो कि पहले नंबर पे ही, जैसे हमारे पास ये फॉर लूप है ना, ये वाला देख लें। अब ये आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया हुआ है, और मैं यहाँ पर इसी कंडीशन जो है आई, इसको हम कर देते हैं आई लेस देन, आई को हम लेस देन कर देते हैं 0, ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है। तो ये पहली बार में ही आई 1 था, और आई लेस देन 0 है, मतलब 1 लेस देन 0, ये तो फॉल्स है ना, ठीक है। तो ये पहली दफ़ा में ही फॉर लूप हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। मगर डू वाइल लूप में ये नहीं होता, वाइल लूप में भी यही होता है, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन पहली बार में ही गलत हो प्रूफ हो रही है, तो वहीं से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डू वाइल में ये नहीं होता, डू वाइल में पहले फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, मतलब ये बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन बाद में चेक होती है। तो वो कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, डू को मसले ही, डू को कोई परेशानी ही नहीं है, डू ने पहले बॉडी एग्जीक्यूट करवा देनी है, ठीक है। तो बाद में कंडीशन जब वो चेक करेगा, तो उसके बाद उसको जज करेगा कि नेक्स्ट टाइम ये लूप चलना है कि नहीं चलना। ये डू वाइल, वाइल और फॉर लूप का थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। अब इसको हम सही कर देते हैं। अब हमारे पास ये देख लेते हैं और इसका आउटपुट फाइंड करते हैं, हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर हुआ हुआ है, इंटीजर को और इंटीजर का नाम लिखा हुआ है सम को वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है। एक फॉर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, इंटीजर आई डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज की हुई है वैल्यू 1, ठीक है, 1 से इनिशियलाइज हो रहा है इनके। और जो सबसे टर्मिनेशन कंडीशन है वो है कि आई इक्वल टू या फिर लेस
है, तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये 1 हम आई को असाइन कर रहे हैं, मतलब आई का दूसरा नाम हम 1 भी रख रहे हैं, ठीक है, या नहीं 1 का दूसरा नाम हम आई भी रख रहे हैं, ठीक है। मगर जब हम डबल इक्वल लगाते हैं, डबल इक्वल लगाने का मतलब ये है कि ये चीज इस चीज के इक्वल है, ठीक है। ये हम इसको असाइन नहीं कर रहे, ये हम चेक कर रहे हैं या फिर इसको बता रहे हैं कि ये चीज इस चीज के इक्वल है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज इक्वल चेक करनी है या प्रूव करनी है या फिर रखनी है किसी चीज की इक्वल, तो हम डबल इक्वल यूज करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर इफ कंडीशन यूज हुई भी है इसकी फॉर लूप की बॉडी में। इफ कंडीशन में हमारे पास हो रहा क्या है वो देख लेते हैं। इफ कंडीशन में ये हो रहा है कि आई अगर इक्वल है 2 के, अगर आई इक्वल है 2 के तो कंटिन्यू कर दो। अब कंटिन्यू क्या है, अब कंटिन्यू हमारे पास ऐसा ऐसा एक कीवर्ड है या फिर इसको ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं कि जो कि हमारे पास रन होती है तो वो इसकी लूप की, ठीक है, इस लूप को यहीं पर ख़त्म कर देती है, नेक्स्ट उसके लूप पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर आई 1 है, ठीक है, आई 2 पे आया, 2 पे आया, आई 3 पे आया, 3 पर हम मैं वैसे अभी बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 पर हमारा ये वाला इफ जो है वो सही हो जाता है इसकी बॉडी और ये कंटिन्यू रन होता है, तो वो क्या करेगा, आई को यहीं से इस फॉर लूप को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसकी नेक्स्ट वाली कंडीशन पे चला जाएगा, इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट वाले उस पे चले जाएगा, तो यहाँ से 4 पे चला जाएगा ये। अब वो हम ट्राई रन करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा वो मैं बताता हूँ, ये कंटिन्यू का काम कैसे चलेगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब इफ अगर i2 मतलब i2 की इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है, हो गया। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या यूज हुआ है, आई को सम को इक्वल किया हुआ है, इस वाले सम को प्लस इक्वल किया हुआ है आई के। अब प्लस इक्वल क्या होता है, प्लस इक्वल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सम में हमारे पास स्टोर हुआ हुआ है 0, तो प्लस इक्वल ये करेगा कि हमारे पास 0 में इस सम में ऐड कर देगा वैल्यू इसकी, ठीक है। तो सम में हमारे पास 0 वैल्यू स्टोर है, तो आई की फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 2 है, ठीक है, तो सम की ऑटोमेटिकली वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, सम की वैल्यू 2 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जब लूप चलता है तो फॉर एग्जांपल सम की वैल्यू 2 ही है, ठीक है, मगर प्लस इक्वल हो रहा है आई की वैल्यू यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लें 5 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो सम में हमारा स्टोर हो जाएगा 2 + 5 जो कि होगा 7, ठीक है। मतलब ये ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है कि इस वाली वैल्यू को इसमें ऐड कर देता है, इसकी जो पहले वाली वैल्यू होती है वो वैसी ही रहती है और इस वाली वैल्यू इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप खत्म हो रहा है, ठीक है, और फॉर लूप खत्म होने के बाद सी आउट करवा रहे हैं हम सम को, ठीक है, और एंडल हो रहा है, ठीक है। अब इसको फॉर लूप को चलाना पड़ेगा आपको। अब इसका आउटपुट फाइंड करने के लिए आपको फॉर लूप को बारी बारी चलाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको चलाते हैं, सम हमारे पास 0 से इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, 0 रख लेते हैं इसको। अभी तक सम की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने सी आउट सिर्फ एक सम को ही करवाना है ना, तो सी आउट हमने सम को करवाना है तो हमने सम पे ही नजर रखनी है, तो हम सम को यहाँ पर बारी बारी कॉपी पर लिखते रहेंगे साथ साथ इसको ड्राई रन करवाते हुए। स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। तो सबसे पहले आई 1 से इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है, और हमारी 1 से इनिशियलाइज हुआ है, आई लेस देन 1 लेस देन 5 है और 1 प्लस प्लस, ठीक है। अब बॉडी में आते हैं, इफ कंडीशन चेक होगी कि आई इक्वल है टू 1 के, नहीं है 1 के, तो ये वाली बॉडी रन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सम में आई को ऐड कर देंगे। सम में पहले क्या स्टोर था, सम में पहले स्टोर था 0, आई की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो 1 0 में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1। अब यहाँ पर मैं जो लिखता जाऊंगा ये सारी सम की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लूप चलेगा, यहाँ पर ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, इस फॉर लूप की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, दोबारा फॉर लूप आ जाएगा दूसरी फेज में, ठीक है। दूसरे फेज में क्या होगा कि हमारा एक इंक्रीमेंट हुआ था, आई इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 है, लेस देन ये इक्वल टू 5 है, ठीक है, हमारे पास लेस देन 5 है, तो ये बॉडी कंडीशन ट्रू है, तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब बॉडी में हम आते हैं, हमारे पास इफ स्टेटमेंट चेक होगी, आई इज इक्वल टू 2। आई हमारे पास क्या था, सेकेंड टाइम पे हम आई हमारे पास 2 हो गया, पहले 1 था फिर 2 हो गया, तो ये हमारे पास जो इफ कंडीशन है ये ट्रू साबित हो रही है ना, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी कि यहाँ पर इस लाइन पर आके, ये वाली लाइन पर आके हमारा कंपाइलर इस वाले कोड को रन करना
छोड़ देगा, ठीक है। मतलब यहीं से इसी लाइन से ये कंटिन्यू वो पढ़ेगा, वो कंटिन्यू पढ़ते ही दोबारा इस लाइन पे आ जाएगा। वो ये वाली जो सम किया है ना हमने, ये वाला काम करेगा ही, ठीक है। तो वो कंटिन्यू उसने इफ 2 इज इक्वल टू 2 तो उसने पढ़ा, उसने देखा ये कंडीशन ट्रू है, उसने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू ने क्या किया कि वो ये वाली लाइन इग्नोर करके दोबारा अपने उसी ऊपर वाले स्टेटमेंट पे चला गया, ठीक है। तो फॉर लूप नेक्स्ट चेक होगा, तो यहाँ पर अभी हमारे पास इस फेज में हमारे पास सम में कुछ भी ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास होगा आई की वैल्यू 3 होगी। अब 3 वैल्यू है, 3 5 से लेस देन है और 3 प्लस प्लस। अब 3 ये वाला कंडीशन हमारी 3 पे ट्रू नहीं होगी, तो मतलब 3 में हमारा ये सम प्लस होगा। सम की वैल्यू पहले हमारे पास है 1, अब उसमें आई प्लस होगी। आई हमारे पास 3 है, तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा अब नेक्स्ट दोबारा लूप चलेगा। आई की वैल्यू होगी 3 से 4, ठीक है। 4 भी लेस देन 5 है, ठीक है। दोबारा बॉडी चलेगी। इफ स्टेटमेंट ट्रू यहाँ पर भी नहीं होगी क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पर भी नहीं चलेगी। सम वाली यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर क्या होगी, 4 को पहले हमारे पास सम में क्या स्टोर है 4 और आई में क्या स्टोर है 4, तो 4 प्लस 4 करके हमारे पास सम में आके स्टोर हो जाएगा 8, ठीक हो गया। नेक्स्ट कंडीशन दोबारा चलेगी 5 की। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, तो क्या 5 से लेस देन है नहीं, मगर वो इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू चलेगी, ट्रू ही रहेगी। तो ट्रू हुई तो मतलब बॉडी एग्जीक्यूट हुई। इफ कंडीशन तो यहाँ पर भी नहीं चलेगी क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 2, मगर ये सम कर देगा, ठीक है। सम क्या करेगा, पहले हमारे पास सम में स्टोर है अब 8, मगर यहाँ पर हमारे पास है, अब यहाँ पर हमारे पास है 5, ठीक है। तो 8 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 13, यहाँ तक हमारे पास 13 हो गया। अब नेक्स्ट लूप चलेगा, यहाँ पर 5 के बाद आ जाएगा 6। क्या 6 हमारे पास लेस देन या इक्वल टू 5 है, ना ही वो लेस देन 5 है, ना ही 6 हमारे पास इक्वल टू 5 है। तो ये एग्जीक्यूट होना, यहाँ पर टर्मिनेशन कंडीशन हमारी चल गई, मतलब यहीं से हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो यहीं से हमारा ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद बॉडीज एग्जीक्यूट होना इसकी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, सी आउट। सम को हम सी आउट करवा रहे हैं। सम में अब हमारे पास हमने जितनी कैलकुलेशन की है, जितना ड्राई रन किया है, 13 स्टोर होना चाहिए अभी तक। तो हम इसको सी आउट करवा के देखते हैं क्या हमारे पास 13 ही आएगा। सी आउट, अच्छा इसको मैंने कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक हो गया। क्या हमारे पास 13 आएगा, हमारे पास 13 ही आया, ठीक है। तो ये फॉर लूप्स थे और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट थी या और ये प्लस इक्वल टू टर्मिनेटर था। अब ये तीन चीजें हमने एक चीज में एक ही प्रोग्राम में देख ली और इस तरह से आपको प्रोग्राम आ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ड्राई रन करना है। अब ये वाला थोड़ा सा समझ आ रहा है, अब ये वाला समझ आया है कि नहीं आया, काफी घुमा घुमा कर एक ही चीज को बार बार रिपीट किया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज किया, क्या हो गया, नहीं समझ आया कुछ भी? सारे रोने वाली इमोजीज भेज रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखिए ओवरव्यू में क्या है, ठीक है। सम हमने इनिशियलाइज किया है, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम नाम का, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है 0, ठीक होगी। फॉर लूप हमने चलाया है, उसमें हमने एक इनिशियलाइज किया है आई वेरिएबल, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया और टर्मिनेशन कंडीशन हमने ये रख दी है कि मतलब वो 5 पे जाए और 5 से नेक्स्ट वाली मतलब कोई भी वैल्यू ना चले, मतलब 6 पे जाके वो एंड कर जाए, 5 तक ही वो उसकी मैक्स वैल्यू है, ठीक है। तो हमने ये उसकी क्या कहते हैं टर्मिनेशन कंडीशन रख दी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीमेंट कंडीशन हमने क्या लिखी है कि हमने एक प्लस प्लस करते जाना है। अब ये आई प्लस प्लस क्या है कि मतलब पहले आई 1 था तो वो नेक्स्ट वाली में आई 2 हो जाएगा, नेक्स्ट वाली में आई 3 हो जाएगा, नेक्स्ट वाली में आई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी देख लेते हैं। बॉडी में क्या है कि पहली दफा आई चलेगा, ठीक है। ये कंडीशन ये किसका माइक होना, अब तो अबूबकर माइक ऑन ऑफ कर दो। अच्छा पहली दफा ये बॉडी चलेगी, इफ कंडीशन, अच्छा बॉडी में दो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं
ठीक है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ये वाला उसके बाद वाली बॉडी नहीं चलेगी। अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स रहती है, तो हमारे पास ये सम कर देगा। ठीक है, दो चीजें हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई से हमने चेक किया, तो आई हमारे पास मतलब 1 से चेक किया, तो 1 से हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मगर ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई ना, तो मतलब ये कंटिन्यू वाला कोड नहीं चलेगा, मतलब इसके बाद वाला कोड चलेगा। तो सम में हमारे पास ऐड हो जाएगा। आई हमारे पास 1 है, सम हमारे पास 0 था, तो 0 + 1 करेंगे और 1 का उसको हम स्टोर कर देंगे सम में। तो 0 + 1 किस में आ जाएगा? सम में आके स्टोर हो जाएगा। पहले सम 0 था, 1 उसमें ऐड किया तो वो 1 हो गया। ठीक है, पहली दफा लूप हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी दफा लूप चलता है, दूसरी दफा लूप चलता है तो हमारा आई 1 के बाद 2 हो जाता है। ठीक है, आई का इंक्रीमेंट लगा हुआ है ना, 1 के बाद 2 आ गया। ठीक है, 2 पे हम कंडीशन चेक करते हैं, ये टर्मिनेशन कंडीशन, क्या ये ट्रू सच्ची प्रूफ हो रही है कि मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। प्रूफ हो रहा है ना ये कि मतलब 2 लेस देन 5 है ना, तो मतलब हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब बॉडी में दो चीजें हम चेक कर रहे हैं, दो काम हम कर रहे हैं, एक तो ये काम कर रहे हैं, एक ये काम कर रहे हैं। पहला वाला काम हम करते हैं, क्या 2 के इक्वल है? आई में हमारे पास 2 है ना, तो क्या 2 के इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करनी चाहिए। बॉडी में क्या है? कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू यहीं से फॉर लूप को खत्म कर देता है, ब्रेक कर देता है। इस वाले फेज को, जो सेकंड वाला 2, जिस फेज में हमारे पास 2 स्टोर है, इस फेज को यहीं से खत्म कर देगा, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, हमारा कोड कंपाइलर फौरन इस लाइन पे आ जाएगा वापस से। ठीक है, 2 पे हमारा कंपाइलर इस लाइन पे आ गया, तो अब यहाँ से 2 के बाद नेक्स्ट वाली आ जाएगी ना, 2 के बाद नेक्स्ट वाली आई तो 3 होगी। ठीक है, अब 3 पे हमारे पास ये वाली कंडीशन सबसे पहले चेक होगी, क्या 3 लेस देन 5 या इक्वल टू 5 है? 3 लेस देन 5 है, तो मतलब हमारी टर्मिनेशन कंडीशन अभी तक हिट नहीं की, तो बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉडी में हम दो काम दोबारा से करवा रहे हैं। अब देखें 2 तक तो आगे हम 2 के बाद, अब ये देखें 2 वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब 2 के बाद वाला तो कोई भी ये वाला फेज हम इग्नोर कर दें, बिल्कुल गोस्ट करवाएं इसको, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने अब ये वाला ही काम करना है हमने। ठीक है, तो 3 पे हम देखते हैं कि 3 पे हम इसको ऐड करेंगे इसमें। अब आई पे हमारे पास 3 स्टोर है। ठीक है, आई में हमारे पास 3 स्टोर है, और पहले सम में हमारे पास 1 स्टोर था। 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है, और ये हम स्टोर किस में करेंगे? सम में। तो सम में हमारे पास यहाँ पे आके 4 स्टोर हो गया। ये साथ साथ आपने कॉपी पे करते जाना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे जिस तरह आपको करके दिखा रहा हूँ ना, कि अभी हमने इसको एक पहली दफा चलाया तो 0 ही था, दूसरी दफा पहली दफा चलाया 1 हो गया, दूसरी दफा चलाया तो हमने कुछ भी नहीं हुआ, तीसरी दफा चलाया 4 आ गया। ठीक है, पांचवी, अब तीसरी दफा या चौथी दफा चलाते हैं, कौन सी दफा मैं खुद भूल गया। नेक्स्ट हम चलाते हैं तीसरी के बाद, अब फोर्थ हमारे पास फेज आएगा। फोर्थ फेज में हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगी 4। ठीक है, मतलब 3 के बाद आ जाएगी 4। तो 4 पे ये वाली कंडीशन चेक होगी, 4 पे ये वाली कंडीशन चेक हुई, 4 लेस देन 5 है, तो ये वाली कंडीशन अभी तक हिट नहीं की, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में हम दो चीजें चेक करें, एक तो ये चीज चेक करें क्या 4 2 के इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, दूसरा काम कर लेंगे हम, तो सम, दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं कि आई 4 है, उसको सम में जो सम की वैल्यू है उसी में ऐड कर रहे हैं। तो सम की वैल्यू थी 4, और आई की वैल्यू भी है हमारे पास 4, तो 4 + 4 क्या होगा? 8, और 8 किस में आगे स्टोर हो जाएगा? सम में। 8 आगे स्टोर हो गया सम में। ठीक है, यहाँ पर हमारी फोर्थ फेज भी चल गया। नेक्स्ट फेज आता है हमारा फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज में हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो आई की वैल्यू 5। अब ये वाली जो कंडीशन है ये चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 5 है। यस, आई हमारे पास लेस देन 5 तो नहीं है, बट वो हमारे पास इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास ये वाली जो बॉडी है वो रन करेगी। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी रन करेगी, तो बॉडी में दो चीजें हम चेक करेंगे, क्या 5 इक्वल टू 2 है? नहीं है, तो ये वाली बॉडी इफ की बॉडी नहीं चलेगी, मगर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो सम कर रहे हैं हम, ये तो होगा ही होगा। तो 5 को प्लस करेंगे हम सम में। सम की वैल्यू अभी तक हमारे पास क्या थी, जो हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं लूप के बाद, 8 आई हुई है, तो 5 + 8 13 होता है, और 13 किस में स्टोर हो जाएगा? सम में। ठीक है, तो ये 13 अभी तक हमारे पास सम में स्टोर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज आएगा, फेज 6 आएगा, जिसमें आई की वैल्यू हमारे पास होगी 6। तो क्या 6
लेस देन या इक्वल टू 5 है, ना ही 6 लेस देन 5 है, ना ही 6 इक्वल टू 5 है। तो मतलब टर्मिनेशन कंडीशन हिट हो गई, यहाँ पर हमारा ये वाला लूप चलना बंद हो जाएगा, मतलब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होना खत्म, क्योंकि हमारी पास टर्मिनेशन कंडीशन हिट हो गई है ना। तो ये वाला बॉडी यहाँ पर एग्जीक्यूट होना खत्म, कंपाइलर आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाद वाले कोड पे। बाद वाला कोड वो देखेगा आप क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं हम सम को, और सम में हमने लास्ट वैल्यू क्या कैलकुलेट करके रखी है, लास्ट वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास आई है 13, तो हमारे पास सी आउट आ जाएगा 13, ठीक है। तो यही हम अगर हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, इसको रन करवाएंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 13। तो अगर इस तरह का आपका कोड आ जाता है तो उसका आंसर इतने बड़े कोड का सिर्फ आपने ये 13 लिख के आ जाना है, आपको 3 के 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक चीज अभी भी समझ नहीं आई कि जब सब में 1+ हो रहा है तो 2+2 कैसे? ये ज़र्बिया अपना कैमरा ऑफ कर। ऊपर इस टाइप के और प्रोग्राम समझा दें सम के अलावा को। सम के अलावा इनको वो समझा दो, टेबल वाला। सम के अलावा वाला कौन सा? मतलब इस टाइप का ही कोई और, फॉर लूप का ही कोई और, सम के बजाय ये हम क्या है? इसको टेबल वाला हटा दें। कोड, टेबल वाला कौन सा? मतलब कि टेबल एग्जीक्यूट करना फुल। अच्छा एक इनके और साथ क्वेश्चन ही भी था होगा। ना, एक और क्वेश्चन भी था ना। एक चीज नहीं समझ आई कि जब हम सब में 1+ हो रहा है तो 2+2 कैसे, मतलब अच्छा आप इधर कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं ना कि यहाँ पर 2 और +2 कैसे, इधर ही कह रहे हैं मतलब इधर ही कह रहे हैं, इधर ही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास आई 0 था, ठीक है। तो आई 0 के साथ यहाँ पर इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, 0 की वैल्यू के साथ, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर सम भी हो गया, ये सब कुछ हो गया, काम खत्म हो गया, पहला फेज खत्म हो गया। नेक्स्ट फेज पे जब आते हैं तो आई की वैल्यू अब 0 से 1 हो जाएगी, +1 कर रहे हैं तो हम 0 से 1 हो जाएगी। अब आई की इस फॉर लूप की पूरी बॉडी 1 के साथ एग्जीक्यूट होगी, मतलब इफ कंडीशन आई की यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और सम की तो वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर रहेगी वो रहेगी, ठीक है। मैं ये वाली आई एक्सप्लेन करूँ। अब दूसरा फेज हमारा आई का मतलब 1 के साथ, पहला फेज आई का 1 के साथ था, अब दूसरा फेज हमारा आई का 2 के साथ होगा। अब मैं पहले गलत बोल गया हूँ, शायद 0 के साथ बोल गया हूँ। पहला फेज हमारा आई का 1 के साथ होगा, दूसरा फेज हमारा आई का 2 के साथ होगा, तीसरे फेज में आएगी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी बॉडी इसकी एग्जीक्यूट होगी 3 वैल्यू के साथ। चौथे फेज में आएगी आई की जो वैल्यू है 4 हो जाएगी, तो पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी 4 के साथ, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जब 2 के इक्वल आया, तो आई का मतलब सेकंड फेज आया था, तो आई की वैल्यू 2 थी, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा, अच्छा 2 पे तो हमारा ये वाला कंटिन्यू, मतलब ये वाला तो कंटिन्यू हो गया था। तो 2 इज इक्वल टू 2 कैसे, कहीं और पे आप बोल रहे हैं या यही मतलब मुझे समझ नहीं आई, क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये अगर मेरे 2 ख्याल से प्लस वो टू उधर कहते ना, 2+2 का ही कह रहा है, वो वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी, वो तो वो तो एग्जीक्यूट नहीं कंटिन्यू करेगा। नहीं, क्वेश्चन शायद कुछ और होगा, ये बोला अलीशा गया। सोहेल अपना क्वेश्चन जरा रिपीट कर दीजिएगा बस। अच्छा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, देखें, पहली बार में आई 1 के साथ एग्जीक्यूट होगा, पूरी बॉडी रन होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जब होगा +1 करेंगे ना हम, तो आई पहले 1 था, 1 से वो 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पे जब आएगा तो 2 के साथ ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वो कंडीशन भी ट्रू के साथ चेक करेगा, और यहाँ पर सम भी 2 के साथ, मतलब सम भी 2 ऐड होगा आई में, आई की वैल्यू 2 है ना, तो वो 2 इसमें आके ऐड होगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जब हमारे पास अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू हो जाएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आई 2 के साथ होगा। नेक्स्ट फेज आएगा तो 3 के साथ एग्जीक्यूट होगी, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के साथ ये कंडीशन भी चेक होगी और ये वाला काम भी होगा, ठीक है। तो 3 के साथ ये काम होगा। नेक्स्ट फेज आएगा तो हमारे पास 3 से 4 हो जाएगी, +1 हम करते जा रहे हैं, बट हमारे पास आई की वैल्यू 1 से 2, फिर 2 से 3 और 3 से 4 हो रही है, ठीक है। और वो फिर 3 वैल्यूज में ऐड हो रही है, फिर वो 4 वैल्यूज में ऐड हो रही है, फिर वो 5 की वैल्यूज में ऐड हो रही है, ठीक है। चलो ठीक, ठीक है, बाकी करते हैं।
मिड टर्म के बाद वाले पे जा रहे हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, अब अरेज वाला है, फिर ये अरेज वाला पॉइंटर वाला लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद मिड टर्म का ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, 10:30 हो गए। अच्छा, सबसे पहले अब मैं इतनी, अब लूप्स का थोड़ा सा ये था कि लेंथी होता है प्रोसेस, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। नेक्स्ट वाले में हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अब लूप्स भी समझ तो आ गए होंगे आपको। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अरे में। ठीक है, अब अरे है, ठीक है, और अरे को हम इसका आउटपुट फाइंड करना है कि हमारे पास एक अरे दी हुई है। ठीक है, अरे में हमारे पास उन्होंने वैल्यूज असाइन की हुई हैं 10, 20, 30, 40 और 50, और फॉर लूप चलाया हुआ है। फॉर लूप के बाद फॉर लूप में वो कर रहे क्या है कि उन्होंने अरे की ही वैल्यू को और उसके साथ हमारे पास 4 - 1 में ऐड करें। अच्छा, मैं अब ये साथ साथ करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अरे की वैल्यू 5 डिक्लेयर की हुई है, उसमें 5 वैल्यूज दी हुई हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, फॉर लूप लगाया है, फॉर लूप की वही इनिशियलाइजेशन की हुई है। अब अरे है ना, अब अरे में हमारे पास सबसे पहले इंडेक्सिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ भी एमसीक्यूज में आ सकती है कि अरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से होती है, वो 0 से होती है। तो हमारे पास 0 से ये वैल्यू स्टार्ट होगी। ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। ठीक है, अब हमारे पास, और ये 4 पे है ना, तो हमारे पास कंडीशन जो टर्मिनेशन कंडीशन वो क्या होगी, वो क्या होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि मतलब आई 4 पे आके हमारा लास्ट 4 हो ना, 4th फेज हमारा लास्ट फेज हो। ठीक है, तो हम इसको टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पर इसने आई <5 रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 4 होगा, 4 पे हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही 5th पे आएगा, ठीक है, तो 5th पे हमारी 5 <5 ट्रू नहीं होगा, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, बॉडी हमारी फॉल लूप की एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगी। तो अब ये रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमारा फॉर लूप चलेगा। ठीक है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं आउटपुट क्या करवाया। आउटपुट करवाया हुआ अरे की सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अरे की 2 इंडेक्स पे वैल्यू है। अब ये सेकंड 2 वैल्यू पे इंडेक्स जो वैल्यू है वो है 30। ठीक है, मगर ये लूप के बाद करवाई हुई है ना, तो लूप के बाद करवाई हुई है, तो ये लूप से थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा। इफेक्ट देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। पहले हम देख लेते हैं, पहले हमारी हम यहाँ पे कॉपी पे साइड पे लिख दिया हमने कि 30 वैल्यू है, जो हमारा सी आउट कर रहे हैं हम, उस पे वैल्यू जो है अभी तक 30 है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना या कंपाइल करना लाइन बाय लाइन। तो क्या होता है, इंट आई है, ठीक है, आई को 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ, <5। ठीक है, सबसे पहली लाइन इसकी बॉडी में जो एग्जीक्यूट हो रही है वो क्या हो रही है। अच्छा, ये वाली लाइन मैंने वैसे ही लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं, ये मैं बाद में आपको दिखा दूंगा करके कि क्यों लिखा हुआ था मैंने। अच्छा, आई हमारे पास हो रहा है 0 से इनिशियलाइज, अरे की 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है। अब उसमें स्टोर कर रहे हैं हम उसी को 10 को और प्लस 4 - आई से। अब ये कैसे होगा, अब ये होगा ऐसे, देखिए अरे की 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो मतलब 10 प्लस अरे की 4 - 1, 4 - आई क्या है हमारे पास 0, 4 - 0 4 होगा, और अरे की 4 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 50 है। तो 10 + 50, 10 + 50, अब ये इसका जो 10 + 50 60 हुआ, और ये 60 हमारे पास स्टोर हो जाएगा अरे 0 पर। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले 10 था, मगर यहाँ पे पहले 10 था ना, तो अब यहाँ पर हो गया है 60। ठीक है, ये अरे भी देख रहे हैं कि हम साथ साथ अरे भी देख लेते हैं कि हमारे पास चेंजेस के बाद क्या क्या उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब पहली दफा लूप चल गया, उसने पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स वाली को 10 से कर दिया 60। ठीक है, दूसरी दफा लूप चलेगा, आई में आ जाएगा 1। ठीक है, वो कंडीशन चेक करेगा 1 < 5। ठीक है, ट्रू है तो वो बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, अरे की 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें हम उसको असाइन कर रहे हैं ये चीज। अब ये चीज क्या है, ये ऐड कर रही है। अब अरे की 1 इंडेक्स पे वैल्यू है 20, असाइन कर रहे हैं हम 20 प्लस 4 - 1। 4 - 1 पे क्या है, 4 - 1 3 हुआ, और 3 इंडेक्स पे कौन सी है, 0 1 2 3 40 है। ठीक है, तो 20 + 40, 20 + 40 ये भी 60 हुआ,
तो पहले हमारे पास यहाँ पर 20 थी, ठीक है, यहाँ पर 20 थी इसकी वैल्यू, मगर हमने इसको असाइन कर दिया ये वाली न्यू वैल्यू, ठीक है। तो न्यू वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमने देखा है, तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आई है, 60 आई है। तो यहाँ पर जो पहले 20 थी अब वो यहाँ पर हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है। अब ये दूसरी वाली वैल्यू को हो गया। अब तीसरे फेज में जाते हैं। तीसरे फेज में हमारे पास 0, 1 और 2 हो जाएगा ना। अब तीसरा फेज हमारे पास 2 आ गया, 2 लेस देन 5 है। अब बॉडी एग्जीक्यूट होगी अरे 2, मतलब आई की जगह यहाँ पे 2 जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है। अब सेकंड इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर हम न्यू वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको असाइन हम कर रहे हैं अरे 2 में 30 है ना, ये 30 लिखा, ठीक है। और साथ प्लस क्या कर रहे हैं 4 माइनस 2, आई की वैल्यू 2 है ना, तो 4 माइनस 2 हमारे पास 2 ही होगा, ठीक है। और अरे की सेकंड इंडेक्स पे यही वैल्यू है 2, तो 30 प्लस 30 ये भी हमारे पास 60 हुआ। तो पहले हमारे पास यहाँ पर 30 थी, अब हमारे पास यहाँ पर 60 हो गई है, ठीक है। और हम अगर देखें तो हमें यहीं तक चाहिए, तो हम इसके बाद वाला कैलकुलेशन करें ना करें तो हमें फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहीं तक कैलकुलेशन हमें करनी थी, हमने यहाँ तक कैलकुलेशन की। तो हमने देख लिया कि अरे की वैल्यू जो लूप चलेगा, लूप के बाद हमारे पास अरे की पहले जो 30 वैल्यू थी, बाद में लूप चलने के बाद वो 60 हो रही है। तो हमारा आउटपुट जो आएगा, सी आउट आएगा, वो 60 आएगा, वो 30 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसको रन करके अगर देखें तो हमारे पास आउटपुट 60 ही आना चाहिए, और वो हमारे पास 60 ही आ रहा है, ठीक है। ये वाला हमारे पास इसका फॉर लूप था, ये भी लूप्स था, लूप पे ही था। अब आपको समझ आया ये वाला? अब ये वाला शायद समझ आया हो, क्योंकि लूप एक दफा कर लिया ना पहले। मुझे भी यही लग रहा है आज आउटपुट तक ही जाएगा। ये इजी था, ये समझ आ गया तकरीबन। चले नेक्स्ट करते हैं दादा, ठीक है। अब पॉइंटर्स वाला टॉपिक आ गया। अब पॉइंटर्स में से फॉर एग्जाम्पल, अब वो जो चीज़, अब पॉइंटर्स होते क्या है? पॉइंटर्स सबसे पहले होते हैं कोई भी अपने वेरिएबल बनाया है ना, आप चाहते हो उसका एड्रेस मैं स्टोर कर दूं एक ऐसे वेरिएबल में जो बस उसके एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करे। मुझे जब भी वो चीज़, उस चीज़ का एड्रेस पता करना हो तो मैं वो वाला वेरिएबल कॉल कर लूँ जो कि उसके फॉर एग्जांपल ये नंबर है। अब इससे देख लें, ये नंबर है, मैं चाहता हूँ इस नंबर के जो मेमोरी में जहाँ पर ये एड्रेस, मेमोरी में जहाँ पर ये स्टोर हुआ है, वो कोई मेमोरी होगी ना, कोई उसकी लोकेशन होगी। रैम में जहाँ पर भी ये स्टोर होता है उसकी एक लोकेशन होती है। तो वो जो लोकेशन है वो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं और मैं उसमें स्टोर कर दूं। तो वो वहां पर हमारा काम आता है पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या करते हैं? पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब पॉइंटर्स को यूज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं या डिक्लेयर करने की कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या कि हम जिस डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो हमारे पास पॉइंटर भी सेम उसी डेटा टाइप में आना चाहिए, मतलब उसी डेटा टाइप का होना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अगर ये डिक्लेयर उसी डेटा टाइप का नहीं होता तो हमें एरर आएगा, ठीक है। तो ये एरर फाइंडिंग में डिस्कस करेंगे, एरर वाले में। अब देख लें यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर हुआ है, पॉइंटर को हमने नंबर की एड्रेस दिया हुआ है और उसको हम प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर हम पॉइंटर को सिंपल पीटीआर लिखते हैं डिक्लेयर करते वक्त, तो हमें स्टैरिक लगाना पड़ेगा। अब ये स्टैरिक के साथ लगाकर आपको एड्रेस ऑपरेटर के साथ नंबर की इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। बट उसके बाद हम अगर सिंपल पीटीआर लिखते हैं और इसको सी आउट करवाते हैं सिंपल पीटीआर को, तो हमें इसका नंबर का एड्रेस मिलेगा। बट हम अगर सी आउट करवाते हैं स्टैरिक पीटीआर, ठीक है। अब ये दो चीजें हम प्रिंट आउट करवा रहे हैं ना, एक ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। वो एड्रेस, ये वाली जो हमारे पास आउटपुट करवाएगी, ये चीज हमारे पास सिंपल पीटीआर लिखेंगे तो हमारे पास एड्रेस आउटपुट होगा, स्क्रीन पर एड्रेस जो होगा। मगर ये वाला जो हम स्टैरिक लगा लेते हैं जब पॉइंटर के साथ, तो हमारे पास उस एड्रेस पे मौजूद जो चीज है, ठीक है, वो आउटपुट होगी। अब ये मिड टर्म में काफी ज्यादा रिपीट होता था, तो इसीलिए ये फाइनल में भी शायद चांसेस हैं कि इसका आए, ये स्टैरिक के साथ और ये सारी चीजों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कोड क्या कर रहा है और वो आउटपुट फाइंड करते हैं अब हम, ठीक है। सबसे पहले हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर नाम का, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। 25 उसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। 25 उसको वैल्यू असाइन की। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास हो रहा है सेम डेटा टाइप से पॉइंटर बना रहे हैं,
स्टैरिक, अब पॉइंटर बना रहे हैं, उसकी निशानी क्या है कि हमने स्टैरिक यूज किया हुआ है। पॉइंटर बना रहे हैं और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसको एड्रेस असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये होता है एड्रेस ऑपरेटर। जब हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है पॉइंटर को, तो साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। अब हमने 25 का एड्रेस जो है वो पीटीआर में स्टोर कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर इस लाइन तक हमारे पास ये काम हो गया कि हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया नम नाम से, और उसको वैल्यू है अभी तक हमारे पास 25 है। पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया, पॉइंटर को क्या पॉइंटर के पास नम का एड्रेस है, ठीक है। ये आप साथ साथ कॉपी में लिखोगे, अभी जो मैं से यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये साथ साथ आपके कॉपी पे लिखते रहोगे, वहां पे पेज जो मिलेगा आपको उस पे लिखते रहोगे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या होगा कि जो स्टैरिक पॉइंटर है उसमें हम स्टैरिक के साथ हम पॉइंटर को कॉल कर रहे हैं। अब स्टैरिक के साथ पॉइंटर को कॉल कर रहे हैं तो हम क्या चीज कॉल कर रहे हैं, उस एड्रेस पे पड़ी चीज को ना, उस एड्रेस पे पड़े हुए वेरिएबल को, वो क्या है 25 है। तो हम इस पॉइंटर में प्लस करवा रहे हैं, मतलब असाइन करवा रहे हैं वैल्यू 25 + 5। अब ये 25 है, ठीक है। इस पॉइंटर को हम न्यू वैल्यू असाइन करें एक तरह से 25 + 10। अब 25 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमने स्टैरिक के साथ किया। अगर हम स्टैरिक ना लगाते यहाँ पर तो ये एड्रेस होता, एड्रेस के साथ हम 10 प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर स्टैरिक लगा हुआ है। स्टैरिक का मतलब ही है कि हमारे पास जो उस पॉइंटर पे जो एड्रेस जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 25, उसमें हम ऐड कर रहे हैं 10, और वो फिर हम स्टोर कर रहे हैं स्टैरिक पीटीआर में, इस पॉइंटर में, ठीक है। तो हमारे पास पहले थी 25, उसमें हमने प्लस कर दिया 10। अब हमारे पास 25 जो था उससे हो गया वो 35, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहे हैं, सी आउट करवा रहे हैं नम को। नम क्या है हमारे पास, नम हमारे पास 25 है, मगर अब वो 25 नहीं रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज भी देखने वाली है, इसको मैं 2 मिनट चेक करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमारी देखने वाली है कि ये जो पीटीआर है और ये नम है, ये दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं एक ही मेमोरी एड्रेस पर जो जिसने स्टोर किया हुआ 25। तो अगर मैंने पीटीआर को चेंज कर दिया ना, अब ये इस तरह समझ लें कि एक लड़का है, उसके 2 नाम है, अली भी उसी का नाम है, हमजा भी उसी का नाम है, ठीक है। तो अगर हमजा एक का दोस्त है तो अली भी उसी का दोस्त होगा ना, मतलब नाम दोनों के। अब ये बड़ी अजीब सी एग्जांपल थी, बस समझ जाए। अली भी उसी का नाम है, हमजा भी उसी का नाम है, तो एक और बंदा है जो कि नाम जिसका उमर नाम है, अगर अली उसका दोस्त है तो हमजा भी उसी का दोस्त होगा ना। हम अली को उसका दोस्त बना रहे हैं तो हमजा भी उसी का दोस्त बन जाएगा। तो हम अगर पीटीआर को न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो नम को भी न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। बड़ी अजीब सी एग्जांपल थी मगर होप सो समझ आएगी। अगर हमने पीटीआर को न्यू वैल्यू असाइन किया तो नम को भी न्यू वैल्यू असाइन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि नम और ये पीटीआर एक ही चीज के 2 नाम है, ठीक है। ये पीटीआर स्टैरिक पीटीआर और ये नम एक ही चीज के 2 नाम है, ठीक है। तो हमने अगर नम को 25 वैल्यू असाइन 25 पहले से था, अब हमने उसके इंक्रीमेंट करके या फिर उसमें एडिशन करके न्यू वैल्यू असाइन कर लिए, 35 बना दिया उसको। तो 35 बना लिया अगर पीटीआर को, तो 35 पीटीआर भी है और नम को भी 35 बना दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की वैल्यू 35 आ जाएगी। अब सी आउट हम ये करवा रहे हैं कि नम को सी आउट करवा दो। अब नम क्या है हमारे पास, नम ये जो वेरिएबल है ये, ठीक है। अब इसके साइड पे डबल कोट्स नहीं लगे हुए, ये वेरिएबल जो है वो सी आउट हो रहा है। तो नम हमारे पास 35 है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले 35 आएगा। उसके बाद हम उसी लाइन में सी आउट आगे जा रहा है तो सी आउट के करवा रहे हैं हम स्पेस को, सिंपल स्पेस को। अभी देखें यहाँ पर डबल कोट्स लगे हुए हैं, डबल कोट्स के दरमियान में मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज है तो डबल कोट्स के दरमियान में जो होती है वो एज इट स्क्रीन पर प्रिंट होती है, जो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रही है। तो ये 35 के बाद एक स्पेस आएगी और उसके बाद क्या हो रहा है, स्टैरिक पीटीआर प्रिंट हो रहा है। अब ये स्टैरिक पीटीआर प्रिंट हो रहा है, सिर्फ पीटीआर प्रिंट नहीं हो रहा। तो स्टैरिक पीटीआर का मतलब है कि जो एड्रेस पे पड़ी हुई चीज है वो प्रिंट हो रही है। एड्रेस पे पड़ी हुई चीज क्या है, वो 35 ही है। अगर यहाँ पर स्टैरिक ना होता ना, सिंपल पीटीआर लिखा होता, फिर एड्रेस प्रिंट आउट होता। वो भी करके देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 35 और 35। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी, इसको अगर हम कमेंट आउट करें तो हमारा आउटपुट भी आएगा 35 और 35, लेकिन हमने पहले भी देख लिया 35 हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्टैरिक नहीं लगाते, अगर फॉर एग्जांपल उसने स्टैरिक नहीं लगाया हुआ, तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, फिर हमारे पास रैंडम इस जगह पे एक रैंडम सी वैल्यू आएगी।
तो ये चीज़ वो वैसे देगा नहीं आउटपुट फाइंडिंग में, क्योंकि मेमोरी एड्रेस हर कंप्यूटर का डिफरेंट होता है, वो किसी स्टूडेंट को याद नहीं होता, तो इस वजह से वो सिंपल पीटीआर यूज़ करेगा ही नहीं, ठीक है। वो हमेशा स्टेरिक के साथ यूज़ करेगा। ये मैं बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम सिंपल पीटीआर यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मेमोरी एड्रेस, जिस मेमोरी एड्रेस पे ये 25 35 अब जो 35 हो गया वो स्टोर है, वो हमारे पास एड्रेस स्टोर प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आउटपुट था। अब ये वाला आउटपुट समझ आया? सही है। नेक्स्ट हमारा 7th एग्जांपल है। 7th एग्जांपल में हमारे पास आ गए हैं फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कोई हमने एक प्रोग्राम बनाना है, कोई भी एक चीज़ बनानी है ना, और उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम करवाने हैं। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इस कोड से हट के एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर बनाना है, 5 मिनट रह गए। फॉर एग्जांपल अच्छा क्लास चलेगी, ठीक है, 11-12 तक जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, 11-12 तक जाएंगे। अगर आप लोगों ने क्लास लेनी हुई तो लाजमी लीजिएगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शंस है ना, तो अब हमने फॉर एग्जांपल हाँ इंशाल्लाह 12 तक जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने बनाना है एक कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हम एक हमारे पास सम का सम होता है, ठीक है, जो दो चीज़ों को सम कर देता है। फंक्शंस हम बनाते हैं, एक चीज़, एक हमने सम भी करवाना है, एक माइनस भी करवाना है, एक मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। ये 4 टास्क हैं, ठीक है, हमें बेसिक से 4 टास्क हैं। तो हम उस 4 टास्क का अलग अलग ब्रेक डाउन करके 4 फंक्शंस बना लेते हैं। मेन बॉडी में हमें जब जो चीज़ करवानी होगी हम उस वाला फंक्शन कॉल कर देंगे और वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होकर दो वेरिएबल्स, दो इंटीजर्स का सम हमें बता देगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल थी कि मतलब हमारे पास बड़ा सारा कोड है ना, उसको हमने पीसेस में डिवाइड करना है, हर टास्क को एक अलग अलग पीस में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब बेसिक फंक्शंस कुछ क्या कहते हैं, पैरामीटराइज फंक्शंस होते हैं, कुछ नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स में रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, कुछ डायरेक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ डायरेक्ट वैल्यू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन, इसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने एक फंक्शन बनाया ना, यही फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को ही सेम ऐसे ही फंक्शन बनाना चाहता हूँ, सेम डेटा टाइप से और सेम नाम में रखना चाहता हूँ, मैं उसकी ओवरलोडिंग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एक मैंने दो वेरिएबल्स के साथ, दो पैरामीटर्स के साथ बनाया है, एक मैं बना लूंगा बगैर पैरामीटर के, ठीक है, और दूसरा मैं बना लूंगा एक पैरामीटर के साथ, एक पैरामीटर के साथ, तीसरा हमारा ये दो पैरामीटर के साथ बना हुआ है, चौथा हम सेम नाम सेम डेटा टाइप का यूज करके तीन वेरिएबल्स के साथ, तीन पैरामीटर के साथ बना सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी हम आते हैं मेन चीज की तरफ, जो कि हमने आउटपुट फाइंड करना है। इसका आउटपुट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, उसका नाम है, उसकी डेटा टाइप रखी हुई है रिटर्न वॉइड, और नाम उसका रखा हुआ है अपडेट। अब ये अपडेट क्यों रखा हुआ है, ये हमारा पिछला वाला जो ये था ना, इसको भी कवर करेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसमें हमारे पास पैरामीटर पास हुए हैं दो, ठीक है। अब ये वाले अपडेट जो नाम है ना, ये आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो। डेटा टाइप आपने रख ली, डेटा टाइप के बाद नाम जो रखना है ना, ये आप फॉर एग्जांपल जैसे वेरिएबल्स के नाम हम रखते हैं ना, कुछ भी रख लेते हैं अपनी मर्जी से, अपना ही नाम रख लेते हैं, वैसे ही हम इसके नाम भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने अपडेट रखा फिलहाल अपनी मर्जी से। अब नेक्स्ट आते हैं, दो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं, दो पैरामीटर्स पास किए हुए, एक को हमने रेफरेंस ऑपरेटर पास किया हुआ है, ठीक है, और दूसरे को सिर्फ एक इंटीजर बी पास किया हुआ है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, वो हम एग्जीक्यूट करने के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, ए को असाइन कर रहे हैं ए प्लस बी, और बी को असाइन कर रहे हैं बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मतलब जो ए की वैल्यू आएगी उसमें हम ए बी की वैल्यू को ऐड कर देंगे और ए को दे देंगे, और जो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा बी में असाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन का ये छोटा सा काम है। इन मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में क्या, हमने एक्स और वाई डिक्लेयर किए और उनको वैल्यू दे दी 5 और 10। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे, यहाँ पर एक्स और वाई हमने डिक्लेयर किया है, ऊपर जाके वो ए और बी हो रहे हैं, ये क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हम एक्स और वाई दे रहे हैं, तो ऊपर जाके ए और बी हो रहे हैं, ये एरर क्यों नहीं आ रहा, या फिर इस तरह से क्यों नहीं आएगा।
तो ये एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन बनाया हुआ ना, ये ए और बी जो हमने कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल इनके नाम रखे हुए हैं इन इंटीजर्स के, वेरिएबल्स के, ये सिर्फ इसकी बॉडी के लिए है। इसकी बॉडी के लिए ये हमने यूज़ करने हैं। तो हम इसको अपनी मर्जी से कोई नाम भी दे सकते हैं। जैसे ये वाली बॉडी फंक्शन की ख़त्म होगी, इसकी जो वैल्यू इनकी जो अरेज, इनकी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं, ये 5 और 10 जो स्टोर किए हुए, इनको हमने कॉल करना हुआ तो हम एक्स और वाई से ही करेंगे। ये सिर्फ बॉडी के लिए हमने इनको अलग से नाम दिया हुआ है। चाहे तो हम यहाँ पर एक्स और वाई भी रख सकते हैं सेम नाम रखने के लिए, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करवाया एक्स और वाई को, ठीक है। एक्स को वैल्यू दे दी 10, वाई को वैल्यू दे